Welcome, guys. Welcome to the lecture Private Sector Financial Resource Mobilization, part of your GS3 syllabus. Okay. उसके पहले थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ प्रीलिम्स रिलेटेड। सो प्रीलिम्स में एक बुक आती है भारती वी पाठक जी की। ओके। सो भारती वी पाठक की जो किताब है, ओके, इंडियन फिनेंशियल आई थिंक सिस्टम्स, यस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर है। काफी कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। आरबीआई के जो स्टेज 2 का प्रिपरेशन होता है उस किताब से होता है। बट मेरे नजर में ये चीज आई है कि फॉर द पास्ट 3 इयर्स यूपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन उस किताब से पूछ रही है। सो भारती वी पाठक की किताब किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू यू नो अवेयर। आपको मैं अवेयर करा रहा हूं कि अब जो हमारा प्रीलिम्स का प्रोग्राम होगा, इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 3 जनवरी को पहली क्लास इकोनॉमिक्स की होगी। ओके, एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके कोर्स में भारती वी पाठक जी की जो बुक होगी उसका भी समरी आपको दिया जाएगा। ओके, सो पहले ही आपको ये नॉलेज में मैं डाल देता हूं। अगर किसी को मन है, ओके, अगर वो कोई इंथुजियास्ट है, इस टाइप की चीजें पढ़ना अच्छा लगता है तो वो पढ़ सकता है। बट इस स्टेज पे जब 160 दिन 165 दिन बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइज यू गाइज टू बाई एनी काइंड ऑफ बल्की बुक्स। ओके, रादर प्लेस योर ट्रस्ट इन द इनिशिएटिव की इनिशिएटिव के थ्रू ही आपको सारे सोर्सेज से कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके, वेरी गुड, आगे चलते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो हमें पता है 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके, ऑलराइट, एलपीजी रिफॉर्म्स जो है उसको हमने किया था। सो एलपीजी रिफॉर्म्स जब हमने किया था, सो व्हाट वी डिड, ओके, व्हाट वी डिड, हमने एक तरीके से अपना जो किस्मत है, हमारा जो डेस्टिनी है, उसको सिक्योर कर लिया था। एंड वी सेड टू आवरसेल्फ दैट ओके, फॉर द पास्ट 40 years we have been trying to have a command economy, we have been trying to make a state led इकोनॉमी अ सक्सेस। एंड उसके वजह से हमें क्या झेलना पड़ा, हमें स्टेट लेड कमांड इकोनॉमी के वजह से बीओपी क्राइसिस, ओके, उसके वजह से 2 से 3% का स्लगिश ग्रोथ, ये सब देखने को मिला। तो हमने 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म किया था उसमें हमने ये इस चीज को हमने माना, वी एक्सेप्टेड दिस फैक्ट दैट ओके, आर अप्रोच इन द पास्ट 40 years माइट नॉट हैव बीन द बेस्ट, ऑप्टिमम अप्रोच नहीं था वो। इसीलिए 1991 में हमने बोला कि अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करेंगे इकोनॉमी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर भी आपका 2 टाइप का हो जाता है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो एक तो लार्ज स्केल प्राइवेट सेक्टर, जिसमें कौन आ जाता है, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला, ये हो गए आपके लार्ज स्केल प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो ये इनका जो बिजनेस होता है वो बेसिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनका स्केल पे बिजनेस होता है, लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन उसके साथ साथ इंडिया की जो बैकबोन है, ये तो है ही अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये बैकबोन है इंडिया का। बजाज इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, लेकिन उसके साथ एक और बैकबोन है इंडिया का, दैट इज द एमएसएमई सेक्टर, दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम सेक्टर। जो किराने की दुकान, ओके, जिसका टर्नओवर 5 लाख का होता है साल का, वो दुकान ले लो आप। किसी अगरबत्ती की फैक्ट्री जिसका टर्नओवर साल का 70-80 लाख रुपए होता है, ओके, आप ले लो कोई टायर की फैक्ट्री जो किसी बड़े कंपनी के साथ मिलके, ऑलराइट, ही इज मैन्युफैक्चरिंग दैट दैट टायर कंपनी, उसका साल का टर्नओवर अराउंड 10 करोड़ होता है। वो सारा मिला के वो सारा मिला के एमएसएमई सेक्टर बनता है। ओके, डिफरेंट स्केल पे, माइक्रो मतलब कि छोटा, छोटे लेवल का, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, इतने लेवल तक का जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं। ओके, पनवाड़ी हो गया आपका, जो किराने की शॉप होगी छोटे वाली, ठीक है, आगे पीछे आपके घर के आगे पीछे जरूर होगी इस टाइप की शॉप। देन स्मॉल इंटरप्राइजेस अप टू 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, इस लेवल तक जो बिजनेसेस होते हैं। उसके बाद उसके बाद आपको आ जाता है मीडियम एंटरप्राइजेस। सो दे आर नॉट एग्जैक्टली अदानी एंड अंबानी, लेकिन एक स्केल पे बिजनेस कर लेते हैं वो। ओके, सो उनको भी गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज करती है फाइनली 1991 में। ओके, 1991 में गवर्नमेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है। उसके बाद यहां से एक और चीज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द मोबिलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर फंड। इसके पहले क्या होता था, द गवर्नमेंट
through the planning commission. Okay, it used to hoard, it used to do what? Hoard the finances. It used to hoard the finances of the country. Okay, उस लेकिन आफ्टर 1991 वी अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि हम होर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के काम करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी मनी रेज करने देना है, पैसे जो है उठाने देना है। तो प्राइवेट सेक्टर अब कैसे मनी रेज करता है, प्राइवेट सेक्टर कैसे मनी रेस करता है, आज हम वो जानेंगे। तो चलो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो स्टॉक मार्केट होता क्या? ओके, सो बेसिकली इज इट अ प्राइमरी मार्केट और अ सेकेंडरी मार्केट? देयर आर टू काइंड्स ऑफ मार्केट। एक हो जाता है आपका प्राइमरी मार्केट, उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, क्या प्राइमरी आईपीओ प्राइमरी का पार्ट है या सेकेंडरी का पार्ट है? कोई बता सकता है आप में से? इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्राइमरी मार्केट का पार्ट है? ओके गुड। तो इसमें होता क्या है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, अगर उसको पब्लिक से पैसा उठाना होता है तो उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज ऑप्शंस। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, अब हम थोड़ा सा कैसे कोई प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा उठा सकता है, प्राइवेट एंटरप्राइज, तो उसके लिए देखो। तो सबसे पहले डेट। ओके, वो क्या कर सकता है? लोन ले सकता है। वो क्या कर सकता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर सकता है, दैट ओके आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको ओके पब्लिक से अगर उठाना है तो बोल सकता है कि आप मुझे पैसा दे दो, ये लो पीस ऑफ पेपर। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है? 10%, 7%, 8%, 6%, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट रेटिंग। उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर जो है आपको पैसा वापस करेगा, और वो जो पैसा आपसे कलेक्ट करेगा उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए, स्केलिंग के लिए, अपना इवन डेट रिपेमेंट के लिए, इवन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड या लोन ले सकता है। ओके, सो दिस इज द डेट मेथड। लेकिन सपोज सपोज किसी कंपनी को डेट नहीं लेना है तो वो क्या करेगा? नॉन डेट मेथड भी होता है, एंड दैट इज कॉल्ड आईपीओ या सेलिंग ऑफ शेयर्स। इसमें क्या करते हैं? बेसिकली जो अपनी कंपनी का एक हिस्सा है उसको बेच देते हैं, उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का मतलब ये होता है कि पहली बार आपकी कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा उठा रही है। तो अगर आपको पब्लिक से पैसा उठाना है थ्रू दी नॉन डेट क्रिएटिंग मेथड, तो उसमें क्या करोगे? आप डाइल्यूट करोगे अपनी कंपनी की ओनरशिप। तो अगर पहली बार ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो टू दी पब्लिक, उसके लिए आईपीओ होता है। और लेकिन इसमें यह भी होता है, आपका आईपीओ हो चुका है ऑलरेडी, आपका मार्केट में लिस्टेड है, तो आप और भी शेयर्स बेच सकते हो, नए शेयर्स इशू कर सकते हो, आप डाइल्यूट कर सकते हो। सो दिस इज द नॉन डेट मेथड। इसका मतलब आपके बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं क्रिएट हुआ, ओनली आपकी कंपनी का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो डाइल्यूट हो गया। आप पहले 100% ओन करते थे, लेकिन अब आपने क्या किया? 20%, 30%, 10% वो पब्लिक को बेच दिया। ओके, सो यहां पर अगर आप देखो, जब आईपीओ से निकल जाता है शेयर, ओके, ये प्राइमरी मार्केट बोलते हैं इसको। प्राइमरी मतलब सबसे पहले, सबसे पहले जब शेयर आता है तो यू अप्लाई टू दी आईपीओ। ओके, आप क्या करते हो? आप आईपीओ में अप्लाई करते हो। आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको एलोकेशन होता है। व्हाट इज दैट? एलोकेशन ऑफ शेयर्स। फिर वो ट्रांच आपको मिल जाता है, और वहां से जब आप वो शेयर्स को बेचते या खरीदते हो, सपोज आपने आफ्टर द आईपीओ खरीदना शुरू किया, बेचना शुरू किया, देन इट बिकम्स द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्यों? बिकॉज द शेयर्स आर नॉट फ्रेशली इशूड, द शेयर्स आर नॉट फ्रेशली इशूड, इसीलिए उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। आप ऐसे समझो कि अगर शोरूम से गाड़ी ला रहे हो तो दैट इज द आईपीओ। लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में अगर गाड़ी खरीद रहे हो, किसी डीलर के थ्रू खरीद रहे हो, सेकेंड हैंड डीलर के, सो दैट बिकम्स द स्टॉक मार्केट। ओके, यस, क्वेश्चन आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, करेक्ट। ओके, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था आई थिंक, यस। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो स्टॉक मार्केट जो है इंडिया में 19th सेंचुरी में बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म में अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स इन बॉम्बे, दे हैड एस्टैब्लिश्ड द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। इंडिया में बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म में हुआ था, एंड इट यूज टू, ओके, ओके, यस।
ठीक है। तो बहुत ही रूडिमेंट्री वे में, बहुत ही रूडिमेंट्री वे में बॉम्बे में होता क्या था कि बेसिकली एक बानियान का ट्री था, और बानियान के ट्री के आसपास पीपल यूज टू कम टुगेदर एंड दे यूज टू स्टॉक ट्रेड करते थे स्टॉक्स को। वहां से ओके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इट स्टार्टेड फॉर्मिंग। और उसके बाद आप अगर देखोगे तो हर्षद मेहता का स्कैम, वहां से गवर्नमेंट को कुछ सीख मिली। ओके इस टाइप के स्कैम्स होते रहे, पहले थोड़ा सा अनरेगुलेटेड था, गवर्नमेंट ज्यादा इस पे नहीं देखती थी कि स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा है। उसके बाद सेबी को एस्टैब्लिश किया गया। सेबी वाज फाइनली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर अ स्लू ऑफ स्कैम्स व्हिच रॉक्ड दिस स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट होता क्या है मैंने बता दिया, जहां पर आप जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं, ऑलरेडी इशूड शेयर्स हैं, उनको आप खरीदते बेचते हो। ओके ठीक है, उनको आप खरीदते बेचते हो। सो दिस इज द स्टॉक मार्केट। ओके सो यहां पर इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, कंपनी जो है अपने शेयर्स को लिस्ट करती है स्टॉक मार्केट में आफ्टर देयर आईपीओ एंड देन रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर्स। ओके ये क्या करती है, पब्लिक इन्वेस्टर से, आपसे, हमसे। अब पब्लिक इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी हु हैज एनी नॉलेज ऑफ द स्टॉक मार्केट? कितने टाइप के इन्वेस्टर होते हैं अगर मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करूं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होता है रिटेल इन्वेस्टर और एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है जरा जान लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर आर पीपल लाइक अस। ओके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए सैलरी के, 4,000 रुपए, 2,000 रुपए, तो हमने किसी स्टॉक में लगा दिया। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होता है? जिसका काम ही होता है स्टॉक में इन्वेस्ट करना। रिटेल इन्वेस्टर प्लेज ऑन द स्मॉल स्केल, ये बेसिकली आम जनता होती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दे प्ले एट अ लार्जर स्केल, उनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो करोड़ में होता है। पर ट्रेडिंग, हर ट्रेड में जब वो स्टॉक खरीदते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दे डोंट बाई 40,000 का स्टॉक या 20,000 का या 800 रुपए का या 1200 रुपए का, दे बाई इन दी करोड़। तो पब्लिक से जब पैसा उठाना है तो दो टाइप के लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर एंड द सेकंड वन इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था तो द रिटेल इन्वेस्टर्स दे वेर हिट द हार्डेस्ट। बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने क्या किया था, बेसिकली बलून कर दिया था उसका जो मैनिपुलेशन, स्टॉक मैनिपुलेशन। तो इसीलिए सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था। इज सेबी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी और अ स्टैट्यूटरी बॉडी? इज सेबी एन एग्जीक्यूटिव बॉडी और वेरी गुड, द सेबी इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट डज स्टैट्यूटरी बॉडी मींस? तो स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है बैक्ड बाय अ लॉ। वेरी गुड शुक्ला जी, बैक्ड बाय अ लॉ। लॉ से बना, यस अभी भी करेक्ट है, एक्ट से बनी है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाय एन आर्टिकल, जैसे कि एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएसटी। ओके अब तो बैकवर्ड कमीशन भी आ गया आपका, इलेक्शन कमीशन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज an article is dedicated, okay, it has been inserted, all right. okay how stock market crash affect the economy, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इट्स नॉट अ चाइल्डिश क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर बताता हूँ भाई, चाइल्डिश क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इंटायर 1929 एंड द 2008 क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, इट वाज लिंक्ड टू द स्टॉक मार्केट ओनली। अब सुनो, अब यहां पर मैं बताता हूं आपको। सो स्टॉक मार्केट में होता क्या है, आपके फंड्स टाइड होते हैं। अभी मैं, तुम सपोज यू आर इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, 7,000 रुपीज इन दी स्टॉक मार्केट, तो आप बोलोगे ना कि मेरे पास इतने पैसे हैं। सपोज 1 करोड़ रुपए आपने स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, अभी ग्रीन में जा रहा है, या आपका जो बैलेंस शीट है आपके स्टॉक ऐप का वो क्या कह रहा है कि भाई 1 करोड़ रुपए है, तो तुम क्या बोलोगे? आई एम रिचर बाई 1 करोड़ रुपीज। तो जब पब्लिक का पैसा टाइड होता है, ये जान लो कि पब्लिक का पैसा क्या होता है, टाइड होता है इनटू द स्टॉक मार्केट। और जब स्टॉक क्रैश करता है तो इसका मतलब ओवरनाइट द पब्लिक बिकम्स पुअर।
जब मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट का गिरता है तो ओवरनाइट द पीपल, उनका जो नोशनल वैल्यू होता है वो गिर जाता है। और उससे क्या होता है, अब जैसे सपोज कि आपका पैसा टाइट है, तो आपने सपोज गाड़ी खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, कुछ शेयर्स बेचोगे, कुछ शेयर्स बेचोगे, फिर यू विल बाय अ कार, यू विल बाय अ हाउस। बट जब आपका स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया तो इट इज शोइंग कि यू हैव लॉस्ट 1 करोड़ रुपीज। तो क्या आप कंज्यूम कर सकते हो? क्या आप कंज्यूम कर सकते हो? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। शुक्ला जी करेक्ट है कि सेबी जो है, it has been created as an executive body, and after the Narasimhan committee report it was converted into a statutory body. Okay. Okay. All right. Does stock market transaction add to the gross value added? Okay, so that's a very complex and a good question. GVA में क्या स्टॉक मार्केट्स होता है? आई डोंट थिंक सो। ओके, आई डोंट थिंक सो, एंड आई एम नॉट श्योर ऑल्सो, कुछ गलत नहीं बताऊंगा आपको। बट जो विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर्स, ओके, अगर मैं जीडीपी और जीवीए का बेसिक मतलब निकालूं, तो विद इन दी डोमेस्टिक बॉर्डर्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो क्या स्टॉक मार्केट से, देखो स्टॉक में ऊपर कैसे जाता है, स्टॉक ऊपर कैसे जाता है? सबसे पहले स्टॉक ऊपर जाता है ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस और नो? अगर रिलायंस बोलती है कि मैंने जी इतना तेल निकाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारी चीज करती है, तब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन एक और बात आपको मैं बता दूं, स्टॉक इसलिए भी ऊपर जाती है बिकॉज ऑफ एक वर्ड होता है, ओके, व्हाट्स दैट वर्ड, कि आप सोच रहे हो, ओके, यू आर, आपका एक अप्रिहेंशन है, नॉट अप्रिहेंशन बट देयर इज अ वर्ड, व्हाट इज दैट वर्ड, आई एम मिसिंग दैट वर्ड। आपका एक आप एक प्रेडिक्शन है, ठीक है, इट्स अ प्रेडिक्शन दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू डू वेल इन द फ्यूचर। स्पेक्यूलेशन, वेरी गुड सूर्या, देयर इज अ स्पेक्यूलेशन और अ प्रेडिक्शन दैट अ पर्टिकुलर कंपनी इज गोइंग टू डू वेल इन द फ्यूचर। ओके, ऑलराइट, बुलिश सेंटिमेंट कुछ भी कह सकते हो। तो स्पेक्यूलेशन पे अगर किसी स्टॉक का वैल्यू ऊपर जाएगा तो क्या उससे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हुई? क्या उससे कोई किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हुई? द आंसर इज नो। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके पोटेंशियल पे, दैट ओके इन द फ्यूचर दिस कंपनी हैज वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, तो अगर इसके वजह से उसका जो वैल्यू है वो बढ़ा, तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ? द आंसर इज नो। तो स्टॉक मार्केट को मैं साइड में रख दूंगा। माइट बी कि किसी कंपनी का इकोनॉमिक्स बेटर हुआ, it was able to post good profit, it was able to do new things, okay, तो देन यू कैन से कि ठीक है इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। लेकिन सिंस द स्टॉक मार्केट का मेजर कंपोनेंट स्पेक्यूलेशन होता है कि पोटेंशियल है इस कंपनी में, तो लोग उसका स्टॉक खरीद रहे हैं कि इन फ्यूचर इट माइट पोस्ट प्रॉफिट्स। ओके, तो इसीलिए नहीं होता है। ओके, इसको हम थोड़ा साइड में रख के चलते हैं क्योंकि स्पेक्यूलेशन बेस्ड मार्केट है ये। ऑल राइट, अब यहां पर आओ, यहां पर आओ। तो इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? वी हैव द बीएससी, ओके, वी हैव द एनएससी, ओके, और इसके साथ साथ आज के डेट में यू कैन ऑल्सो, ओके, आप क्या कर सकते हो, ओके, आज आज के डेट में ग्रीन क्रेडिट ट्रेडिंग ये सब भी हो रहा है। उसके साथ साथ आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग ये सब भी कर सकते हो। उसके लिए भी, ओके, उसके लिए भी आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है लाइक दी एमसीएक्स। ओके, सो बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? यहां पर कंपनीज जो है वो अपना जो स्टॉक है लिस्ट करती है। आप जाते हो बीएससी या एनएससी पे, ओके, और वर्चुअली जाते हो और यहां से आप स्टॉक लेते हो। ओके, यहां से आप स्टॉक लेते हो। वाई बोथ बीएससी एंड एनएससी, दोनों दोनों जगह से आप स्टॉक खरीद सकते हो। ओके, दोनों जगह से यू कैन बाय द स्टॉक। दोनों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत बड़ा है। सो दीज आर, ओके, दीज आर बेसिकली एनएससी और बीएससी जो है, दीज आर नॉट गवर्नमेंट कंपनीज। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, दे आर रेगुलेटेड ऑल्दो बाय सेबी, they are very much regulated by SEBI and other agencies, but at the same time, at the same time, all ये जो BSE और NSE है, they merely follow the government regulation. They are not government bodies. Okay, they are not government bodies, please keep in mind. और BSE का स्टॉक भी आप खरीद सकते हो। You can also buy, BSE is a privately held company and they are listed, very good,
वो खुद लिस्टेड है, आई थिंक 400-300 रुपए कुछ चल रहा है इनका। ओके, इनका फ्यूचर अच्छा है ऐसे तो। इट्स नॉट अ स्टॉक, ओके, इट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, जैसी बात बता रहा हूँ आपको। स्टॉक मार्केट जो है, दे आर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री, नॉट ऑलवेज ट्रू। ऑल्दो दिस इज दिस इज अ वेरी नॉर्मी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, लेकिन आज के डेट में दिस इज नॉट ट्रू। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना ने क्या किया, उसका जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, इट इज हाईली रेगुलेटेड बाय द सीसीपी, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके वजह से हमें कब आज तक नहीं पता चल पाया कि जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं वो किस हिसाब से ऊपर नीचे जाती हैं, क्योंकि जो चाइनीज इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं दोज आर कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां पर शंघाई में ऊपर जा रहा है, ऑल्दो द चाइनीज इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, द शंघाई, ऑल राइट, द शंघाई स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग अप। तो इसके ये जो पर्टिकुलर चीज है कि जो स्टॉक मार्केट है, दीज आर द इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री, इट इज पार्शियली ट्रू, बिकॉज आज के डेट में वी हैव अ कंट्री लाइक चाइना जो एक्चुअली में प्रो एक्टिवली क्या करता है, अपने स्टॉक एक्सचेंज को मैनिपुलेट करता है ताकि वर्ल्ड को लगे, द वर्ल्ड thinks that the Chinese economy is doing well. Isn't it unfair practices? Unfair practices जब sovereign government करती है तब it doesn't become an unfair practice, rather इसको आप ऐसे देख सकते हो कि चाइनीज गवर्नमेंट ही ये हरकत कर रही है, चाइनीज जो गवर्नमेंट है वही ये हरकत कर रही है। ओके, सो प्रॉब्लम यहां आती है कि अगर कोई कंपनी करती तब आप बोल सकते थे कि अनफेयर है, इस पे आप रेगुलेशंस करो, बट सिंस द इंटायर सॉवरेन इज इन्वॉल्व बिहाइंड द स्कैम, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, इसके लिए अगर आप इंडिया का देखो तो इंडिया हैज वन ऑफ द, especially after the Harshad Mehta scam, India has one of the cleanest stock exchange और द स्टॉक मार्केट, क्योंकि जो सेबी है इट इज वेरी प्रोएक्टिव। सेबी जो है उसके वजह से मिस्टर माल्या, मिस्टर सहारा, सुब्रतो रॉय, सहारा श्री जिनको बोलते थे, मिस्टर सुब्रतो रॉय, ओके, उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो सेबी जो है एक अच्छे रेगुलेटर का काम कर रहा है। इट हैज बीन एबल टू स्कैल्प a lot many people who had tried to manipulate the Indian stock market। लेकिन आज का जो लेक्चर है, ऑलराइट, आज का जो लेक्चर है वो अगर आप देखो तो इट इज मेंट फॉर हाउ प्राइवेट सेक्टर रेज फंड्स। तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट मैंने बता दिया, लेकिन ये चीज मत भूलना दैट अगर पैसा आपको उठाना है अपनी कंपनी के लिए तो स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशंस, especially after the IPO market that you look towards। आईपीओ में पहली बार आप अपना डाइल्यूट करते हो टुवर्ड्स द पब्लिक, आप अपना जो स्ट्रक्चर है, आप कंपनी का स्ट्रक्चर को आप डाइल्यूट करते हो। बट अगर सेकेंड टाइम पैसा उठाना है तो सेकेंडरी मार्केट में ही आप इशू करते हो, जैसे अभी अदानी ने अपना एफपीओ किया था। ओके, जो एफपीओ है, अगर आपको फ्रेश नए नए सिरे से पैसा उठाना है फ्रॉम द स्टॉक मार्केट तो आप ये कर सकते हो। ओके, तो एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आपने ऑलरेडी पब्लिक को ऑफर कर चुके हो, आप पब्लिक को ऑफर कर चुके हो, उसके बाद फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो यू कैन रेज मनी थ्रू दी एफपीओ। ओके, और एफपीओ कौन करता है फ्रेंड्स? एफपीओ इज डन बाय अ कंपनी विच इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये याद रखना, अभी एक एमसीक्यू भेजूंगा, उसको अटेम्प्ट कर लेना। ओके, गलती मत करना प्लीज। ओके, अब आगे चलते हैं। देन कम्स द बॉन्ड मार्केट। तो बॉन्ड मार्केट क्या है? इट्स द डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट। जब आप बॉन्ड्स इशू करते हो तो इसका मतलब आपको अपने कंपनी की ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना है, जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसको आप इंटैक्ट रखना चाहते हो, इसीलिए आप बॉन्ड्स की तरफ जाओगे। एंड बॉन्ड्स आर पार्ट ऑफ द डेट मार्केट। इसमें क्या होता है, आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इशू करते हो। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है?
गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो अभी हाल फिलहाल में कौन से म्युनिसिपैलिटी ने पैसा उठाया है म्युनिसिपल बॉन्ड्स यूज करके, कोई बता सकता है? विच म्युनिसिपैलिटी? लखनऊ ने उठाया, लखनऊ ने, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इशूड बॉन्ड्स। और लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्यों उठाया पैसा? ताकि वो लखनऊ सिटी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है बेसिकली? जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है, आपको पता होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर, इवन 50 ईयर बॉन्ड्स जो इशू करती है। ऑलराइट, सो बेसिकली कॉर्पोरेट भी उसी तरीके से बॉन्ड इशू करती है। यहां पर सब खेल होता है रेटिंग्स का। रेटिंग्स का मतलब क्या होता है? सो रेटिंग्स बेसिकली देर आर गवर्नमेंट सर्टिफाइड एजेंसीज, जैसे कि इंडिया में क्रिसिल है, क्रिसिल करके, देन देर इज एन एजेंसी कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। सो ये सारी एजेंसीज जो है कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ देखती है। अगर कोई भी कंपनी है जो कि पैसा उठाना चाह रही है बॉन्ड से, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, कोई आप में से ऐसा है जिसको बॉन्ड के बारे में नहीं पता, या बॉन्ड समझ में नहीं आया बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड जो वर्ड है उससे आप ऐसे समझ लो, बॉन्ड जो वर्ड है उससे आप ऐसे समझ लो कि बॉन्डिंग मतलब समझते हो? बॉन्डिंग मतलब बंध जाना, बॉन्डिंग मतलब बंध जाना। तो बंध बंध जाना मतलब क्या होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी ने आपको एक पेपर इशू किया है, एक पेपर इशू किया है और उस पर लिखा हुआ है कि मैं आपसे बंध गया हूं कि इन द नेक्स्ट 5 इयर्स मैं आपको इतना % इंटरेस्ट दूंगा अगेंस्ट द मनी दैट यू आर गिविंग मी। तो बॉन्ड मार्केट बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा मार्केट जहां पर आप पब्लिक से पैसा उठाते हो इन द फॉर्म ऑफ डेट, उसमें कोई भी आपको ओनरशिप नहीं मिलेगा। ये समझ लेना कि बॉन्ड से देयर इज अ नो ओनरशिप थिंग। जब आप खरीदते हो किसी का शेयर, तो आप एक तरीके से उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, पार्ट ओनर, माइनॉरिटी ओनर। जैसे आपके पास 20,000 शेयर है रिलायंस का, इसका मतलब यू आर अ माइनॉरिटी ओनर। लेकिन कोई कंपनी है, उसको ओनरशिप नहीं देनी है लेकिन पैसे उठाने हैं, तो वो क्या करेगा? लोन लेगा। बॉन्ड इज अ फॉर्म ऑफ अ लोन। आपको एक पेपर इशू करेगा और वो बोलेगा कि इतना % सपोज 6% मैं आपको दूंगा, ऑलराइट, 7% में आपको इंटरेस्ट दूंगा और इतना पैसा आप मुझे दे दो। तो आप उनको बोलोगे ठीक है, मेरे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है और मैं आपको 7% इंटरेस्ट रेट के बदले ये पैसा मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, यस। अब यहां पर रेटिंग्स का खेल क्या होता है? बेसिकली देयर आर रेटिंग एजेंसीज, जैसे क्रिसिल हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया। बाहर की रेटिंग एजेंसीज होती है, स्टैंडर्ड एंड पुअर करके एक कंपनी है। उसके बाद इंडिया में आई थिंक एक केयर करके है, इफ यू गाइज रिमेम्बर। यस, कोई बता रहा था यहाँ पर। यस, इंदिरा, ICRA। सो ये सारी चीजें हैं क्या, ये केयर, ये सब जो है बेसिकली रेटिंग्स बताती है। तो रेटिंग्स करता क्या है? ये फिनेंशियल हेल्थ देखता है कि भाई तुम पैसा तो उठा रहे हो। सपोज आई हैव अ कंपनी, ओके, आई हैव अ कंपनी फ्रेंड्स एकेडमी। सपोज फ्रेंड्स एकेडमी को पैसे की जरूरत है एंड इट वांट्स टू स्केल, और वो बोल रहा है कि मैं अपना ओनरशिप नहीं दूंगा, और फ्रेंड्स एकेडमी इज गोइंग इनटू द मार्केट और वो बोल रहा है कि मुझे पैसा दे दो, ये लो बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड है। तो सबसे पहले क्या होगा कि कंपनीज लाइक क्रिसिल विच आर वर्किंग एज रेटिंग एजेंसी। अब मैं रेटिंग एजेंसी क्यों बता रहा हूं? यहां पर स्टॉक मार्केट की क्लास तो चल नहीं रही है। ये ध्यान रखना कि रेटिंग एजेंसी का क्वेश्चन था 2022 प्रीलिम्स में। 2022 प्रीलिम्स में इफ यू गाइस रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रेटिंग एजेंसी, तो ये जरूरी हो जाता है। अब सुनो, रेटिंग एजेंसी क्या करती है कि क्रिसिल जैसी रेटिंग एजेंसी, ये सारी रेटिंग एजेंसी बेसिकली फिनेंशियल हेल्थ चेक करेगी कि क्या फ्रेंड्स एकेडमी के पास कोई प्लान है फ्यूचर का, कि वो कैसे पैसा जो है उसको यूटिलाइज करेगी। क्या फ्रेंड्स एकेडमी का डेट इतना ज्यादा नहीं है कि फ्यूचर में अगर उसके जो डेटर्स हैं, जिनको जिनसे क्रेडिटर्स हैं, जिनसे वो पैसा ले रहा है, उसको वो वापस कर पाएगा कि नहीं। और ये सब देख के, ये सारी चीजें देख के रेटिंग मिलती है, जैसे AA+, AAA+, AAA-, BBB, इस टाइप की रेटिंग मिलती है। और उसके बेसिस पे आप एज अ कंपनी डिसाइड कर सकते हो कि कितना % में दूंगा। सो जिस कंपनी का रेटिंग अच्छा होता है, फिनेंशियल हेल्थ अच्छा होता है, सो दे गेट अ गुड रेटिंग।
जैसे कि HDFC, रिलायंस, तो ये सारी कंपनीज के जो मेट्रिक्स हैं वो अच्छे हैं। वो लॉन्ग टर्म में क्या कर सकती है, डेट को सर्विस कर सकती है। तो अगर आप HDFC और रिलायंस, इन सारी कंपनीज का अगर बॉन्ड खरीदने जाओगे तो आपको कम परसेंटेज मिलेगा। वाई? 5 से 6% के बेसिस पे मिलेगा। वाई? बिकॉज उनके पास गुड रेटिंग है। इसका मतलब वो कंपनीज कह रही है कि आई कैन सर्विस योर बॉन्ड, मेरे पास ये ताकत है कि मैं तुम्हें पैसा वापस कर सकता हूं, इसीलिए आई कैन ऑफर यू अ लोअर सम। लेकिन कोई कंपनी है सपोज जिसका डेट बहुत ज्यादा है, पहले ही बहुत ज्यादा डेट में है, वो अच्छा नहीं कर रही है, मार्केट उसका डाउन है, तो वो आपको 10 से 14% तक ऑफर करेगी बिकॉज दे हैव अ पुअर रेटिंग। तो वो क्या बोल रही है कि लुक, आई एम ऑफरिंग यू 10 to 14%। आई नो मेरा जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको, अब मेरी कंपनी पे आप रिस्क लो तो मैं आपको डबल, ऑलमोस्ट डबल व्हाट HDFC एंड गुड कंपनीज लाइक रिलायंस आर ऑफरिंग यू। तो ये चीज आपको समझ आई? जिसका गुड रेटिंग होता है दे कैन ऑफर यू अ लोअर इंटरेस्ट रेट बिकॉज श्योरिटी ज्यादा रहती है। इसमें क्या रहता है, श्योरिटी ज्यादा रहती है, दैट ओके, पैसा अगर मैं डाल रहा हूं तो देर इज अ वेरी वेरी हाई चांस, ऑलमोस्ट 100% चांस कि 3 से 5 साल में मुझे वो मिल जाएगा। दूसरी चीज है पुअर रेटिंग, जो है जिस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत गंदा रहता है, अच्छा नहीं रहता है, पहले भी डिफॉल्ट कर चुकी है, तो उनको फोर्स करना होता है कि वो ज्यादा इंटरेस्ट दे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है वो इन इन कंपनीज पे, पुअर हेल्थ वाली कंपनीज पे बेट ले सकें इन ल्यू ऑफ अ हायर इंटरेस्ट रेट। अब यहां पर एक क्वेश्चन है क्या वजीद का, how does one company get different rating of shares? It is based on the financial health. I told you ना, financial health देखती है, फाइनेंशियल हेल्थ देखती है, उसमें देखता है, मैट्रिक्स होता है कि डेट को सर्विस कैसे कर सकता है, उसने ऑलरेडी कितना डेट ले रखा है, उसका प्रॉफिट, नेट इनकम, नेट रेवेन्यू कितना है, वो सब चीजें स्टडी होती हैं। उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे दिस इज अ एथिक्स GS पेपर 4 टॉपिक। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी देखा जाता है कि भाई आपके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो सही है कि नहीं। देर इज अ कंपनी, नाम नहीं लूंगा सिंस इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, जो जिसका मेट्रिक सारा अच्छा है लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत खराब है। वहां के जो CFO है वो रिजाइन कर देता है विद इन 2 months ऑफ ज्वाइनिंग। तो सबको ये लगेगा, सपोज आपने किसी CEO को रखा या CFO को रखा और उसने रिजाइन कर दिया, तो इसका मतलब ये रहता है कि कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो कोई CFO इतनी जल्दी क्यों छोड़ेगा। ओके, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो उसके बाद जब उस CFO ने छोड़ा तो उस कंपनी का स्टडी किया गया कि भाई इस कंपनी ने, इसके CFO ने, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने क्यों छोड़ा इतनी जल्दी। तब पता चला कि उसके पास बहुत ज्यादा अनलिस्टेड डेट है, ऐसा डेट है जो वो पब्लिक को नहीं बता रहा है। ओके, ऐसा डेट है जो वो पब्लिक को नहीं बता रहा है, वहां से पता चला। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक। क्या आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं? जैसे कि जेट एयरवेज में अभी पता चला है कि जो उनके जेट एयरवेज के पुराने ओनर थे, वो क्या करते थे, जेट एयरवेज के मनी से, जो जेट एयरवेज का पैसा था उसको साइफन करके अपने दूसरे बिजनेस में लगाते थे और अपने लिए लग्जरी आइटम्स खरीदते थे। ओके, सो ये चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं कि आपका कॉर्पोरेट एथिक्स कैसा है। जैसे कंपनीज लाइक टाटा, दे हैव अ वेरी इम्पेकेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो टाटा का अगर बॉन्ड खरीदना है बॉन्ड मार्केट में तो आपको टाटा 4 से 5% ऑफर करेगा, बिकॉज टाटा ये बोल रहा है कि आप मेरा डेट खरीदो। ओके, आई वॉन्ट टू रेज मनी थ्रू द बॉन्ड मेथड, मैं ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको 4 से 5% इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने मेहनत करके अपने कंपनीज के मेट्रिक्स अच्छे रखे हैं, मैंने मेहनत करके
अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसको बढ़िया रखा है, इसीलिए देर इज 100%, ऑलमोस्ट 100% चांस कि 3 से 5 साल में मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो वॉट आई एम ऑफरिंग यू इज श्योरिटी, और उसके बदले में मैं आपको कम परसेंटेज दूंगा। लेकिन सपोज कोई एबीसी XYZ कंपनी है जिसका बहुत ही शेडी टैक्टिक्स है, और सभी को पता है कि उसका डेट जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर वो फिर से डेट रेज करना चाहता है तो वो आपको सिंपली 14-15% क्यों देगा? वो बोलेगा देखो मुझे पता है कि मेरी जो XYZ कंपनी है उसका बहुत बुरा हाल है, सबको पता है कुछ गलतियां हुई हैं, इसीलिए मेरा जो डेट है उसको मैं अट्रैक्टिव बनाता हूं विथ हायर इंटरेस्ट प्रॉमिस, कि 3 से 5 साल में तुम 4% अगर टाटा पे बेट करके कमाओगे, दैट इज श्योरिटी। तो तुम अगर थोड़ा सा एपेटाइट ज्यादा है तो 14-15% कमाने के अगर लालची हो तो यू कैन बाई माई डेट। इसीलिए उनको BBB माइनस या अनलिस्टेड कर दिया जाता है। अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है? कोई क्रेडिट रेटिंग ही नहीं मिलती उनको। अगर बहुत खराब मेट्रिक होता है तो उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग देती ही नहीं है, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अपना भी जो रेप्यूटेशन है उसको देखना पड़ता है। तो जनरली अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखना होता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू स्टॉक्स। ओके, बॉन्ड्स को माना गया है कि इट्स अ लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट, और ये लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रहता है। वाई? कल ही बताया था मैंने, बिकॉज देयर इज अ सॉवरेन गारंटी। कल को कल को कोई कंपनी बंद हो जाएगी, एबीसी कंपनी, XYZ कंपनी, क्या सरकार बंद हो जाएगी? 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी ना। आप रहोगे ना रहोगे, हम रहेंगे ना रहेंगे, दुनिया में इंसान रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी विल बी देयर। इसीलिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स का परसेंटेज कम रहता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का परसेंटेज हमेशा कॉर्पोरेट से कम रहता है, बिकॉज 5 साल में देयर माइट बी अ सिचुएशन की रिलायंस खत्म हो जाए, लेकिन 5 साल के बाद सरकार तो रहेगी। अगर सरकार एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऐसे भी तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर विल बी एनार्की, देयर विल बी मेहम, तो तुम्हारे पैसे भी बेकार हो जाएंगे। तो इसीलिए यही सोच के कि भाई सॉवरेन गारंटी, इसका मतलब सरकार इसके पीछे है, इसीलिए पैसा कम रहता है। लेकिन यहां पर एक और बात बताता हूं कि कुछ सॉवरेन होते हैं, ओके, जो जिनका रेप्यूटेशन ही खराब होता है, जैसे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ऐसा जोक है एक, कि देर आर 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमी: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड दी अर्जेंटीनियन इकोनॉमी। बिकॉज अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट है वो अपने वादों पे खरी नहीं उतरती है। हमेशा वो बोलती है कि मैं तुम्हें ओके सॉवरेन गारंटी दे रहा हूं, और ये सॉवरेन गारंटी पे फॉलो थ्रू नहीं करती है। तो अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज का जो इंटरेस्ट रेट होता है बॉन्ड्स का, वो बहुत हाई रहता है, एज हाई एज 20, 30, 40%। बिकॉज इनको अपना जो बॉन्ड का परसेंटेज है उसको बढ़ाना पड़ता है टू मेक इट अट्रैक्टिव, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा, बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट। क्योंकि अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट का रेप्यूटेशन है कि अपने टाइम पे वो सर्विस नहीं करती है डेट। ओके, लेकिन यहां पर सॉवरेन गारंटी का एक कंपोनेंट क्या है, दैट यू नो व्हेन यू आर बाइंग द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, तो आपको ये पता है कि कल को अगर इंडियन गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो भी गई तो वो कहीं से लोन लेके आपको प्रोवाइड कर देगी इंटरेस्ट पेमेंट, बिकॉज उसके अगर नहीं करेगी तो उसमें डिफॉल्ट में हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिफॉल्ट एंड इट कैन नॉट बाई न्यू लोन्स। तो कोई सरकार ऐसा नहीं चाहती है, अनलेस एंड अनटिल सिचुएशन बहुत खराब है, जैसे अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इस टाइप की कंट्रीज, ग्रीस इन 2005-06, इस टाइप की कंट्री का अगर आप देखोगे, इस टाइप की कंट्री का अगर आप देखोगे, तो अगर हालत सच में बहुत खराब है तब अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल भी स्टेबिलिटी है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर हाईली हाईली सेफ एंड सिक्योर modes of investments and a very good way by which the government can raise funds, okay, at a lower cost, because sovereign guarantee के वजह से
इतने हाई परसेंटेज पे वो नहीं उठाना चाहती है। यहां पर एक चीज देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स के पास जाएगी तो हो सकता है उसको ज्यादा 8% 9% का इंटरेस्ट रेट पे मिले, लेकिन अगर बॉन्ड्स इशू करेगी डायरेक्ट पब्लिक के पास चले जाएगी तो वो 5-6% पे डेट उठा सकती है। तो बॉन्ड रूट ऑफ डेट क्रिएशन इज ऑलवेज द चीपर ऑप्शन। ओके, इन जनरल इट इज द चीपर ऑप्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं प्राइवेट बैंकिंग और एनबीएफसी पे। सो प्राइवेट बैंकिंग जो होता है आपको पता होता है, प्राइवेट बैंकिंग जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक क्या होते हैं, प्राइवेट बैंकिंग। इसका मतलब होता है दे आर प्राइवेटली हेल्ड। ओके, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी। एसबीआई को हटा दो, इट्स अ गवर्नमेंट हेल्ड कंपनी, लेकिन समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग। प्राइवेट बैंकिंग का यहाँ पर मतलब है जो सर्विस ऑफर करते हैं टू द रिटेल पीपल। आपका पैसा रखते हैं, आपके पैसे को लोन की तरह देते हैं, आपको उसमें से कुछ इंटरेस्ट देते हैं, और जिनको लोन दिया है उनसे इंटरेस्ट में लेते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो होता है प्राइवेट बैंकिंग अगर आप देखो, ओके, प्राइवेट बैंकिंग अगर आप देखो, सो बेसिकली ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उससे इसको रेगुलेट किया जाता है। ओके, और ओवरऑल इनका रेगुलेटरी पावर रेस्ट्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, which formulates law, which has the power to formulate law basically for all these banks. Okay, ठीक है। उसके साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती है। व्हाट आर एनबीएफसीज? तो एनबीएफसीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करती हैं आपको, बट दे डू नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस। और इनका जो है बेसिकली ये पैसा ऑफर करती हैं। ओके, जैसे यस, कंपनीज लाइक इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स क्या करती है, वो पैसा आपका लेगी नहीं, डिपॉजिट नहीं कर सकते आप वहां। इंडिया बुल्स में बैंक खाता नहीं खोल सकते, लेकिन इंडिया बुल्स जो है एक कॉर्पस रहता है इंडिया बुल्स के पास, और इंडिया बुल्स क्या करती है, वो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। ओके, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए क्रेडिट देती है। ठीक है, एक कंपनी थी ILFS, IL&FS। तो ये कंपनी जो है इट वाज ए नॉन बैंकिंग ओके फाइनेंशियल कंपनी जो अभी बस्ट हो गई थी। ऑलराइट, तो इसी के लिए IL&FS के लिए अभी आप ध्यान से देखोगे तो एक IBFC कोड आया था। ओके, IBFC कोड आया था। उसमें बेसिकली क्या हुआ था कि IL&FS जो था ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को पैसा देती थी। ओके, बेसिकली, एंड उसका बैड डेट बहुत ज्यादा हो गया था। अब इसमें हुआ क्या था बेसिकली कि पैसा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, पैसा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज दे वर नॉट एबल टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हो गया, उसके वजह से ये जो कंपनीज है, एनबीएफसी है, दे देमसेल्व्स वेंट इनटू डेट। ओके, उनका खुद का डेट हो गया सिंस एनपीए जो था। और सिंस ये जो जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर होता है तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बेल आउट। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी जो है वो प्रॉब्लम में फंसती है तो सरकार टैक्स पेयर का पैसा लेके उस गवर्नमेंट कंपनी को बेल आउट कर देती है, मतलब उसको हेल्प कर देती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जनरली क्या हो जाता है, उसके पास ये सुविधा नहीं है, तो दे बिकम बैंकरप्ट। ओके, सो ये प्रॉब्लम होती है। दैट्स वाई PSU bonds and government bonds are so attractive, because government has the power of taxation, government can levy taxes, whereas the private sector अगर वो प्रॉब्लम में फंसती है सो इट हैज टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी और आपका पैसा फंस जाता है। ओके, सो हमेशा देखोगे तो 5-6% पे सरकार पैसा उठाएगी, तो वहीं पर जो प्राइवेट कंपनीज है वो 9-10% पे पैसा उठाएगी, बिकॉज अगेन सॉवरेन गारंटी। ओके, इसको डिटेल में करेंगे। एनबीएफसी को के जितने भी प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं ये आपको बताया जाएगा। स्मॉल, ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ओके, हाउसिंग बैंक,
इन सब के बारे में स्टडी करना होगा हमें। ओके, नॉर्मल बैंक्स कैसे काम करते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बट अगेन दीज आर दी दीज विल बी यूजफुल फॉर प्रीलिम्स। अभी हमें GS3 का आंसर लिखना है, तो उसके लिए जितना नॉलेज, कोऑपरेटिव्स, यस कोऑपरेटिव्स आल्सो, जितना नॉलेज चाहिए वो हमें मिल रहा है यहाँ से। सो इनका रोल क्या होता है, तो सबसे पहले दे इंक्रीज द क्रेडिट एसेसिबिलिटी। आप क्रेडिट को एक्सेस कर सकते हो एनबीएफसी के। जैसे अभी कोई पूछ रहा था, चाइनीज एप्स, बहुत सारे चाइनीज एप्स हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं ऑन द पुश ऑफ द बटन, और देन व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे द लोन, फिर आपके घर पे आदमी भेजते हैं और आपको हरास करते हैं, मेंटली हरास करते हैं। सो ये बेसिकली चाइनीज एप्स वाला जो कंसेप्ट है कि आपसे चाइनीज एप्स पैसा ले नहीं रहा है, आपको पैसा सिर्फ दे रहा है, आपको क्रेडिट कर रहा है, ठीक है, पैसा आपके अकाउंट में डाल रहा है, एंड देन इट इज चार्जिंग यू एन इंटरेस्ट। तो बेसिकली एनबीएफसी जो है उसका भी जो पैटर्न है दैट इज ऑल्सो सिमिलर। एनबीएफसी क्या करता है, हेल्प करता है, एनबीएफसी हेल्प्स स्पेशली एमएसएमई सेक्टर, इट हेल्प्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उनको फिनेंस करने में हेल्प करता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है एनबीएफसी का, कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी विच इज लाइंग विद कंपनीज। बहुत सारा ऐसा होता है कि कंपनीज के पास बहुत सारा पैसा लाई करते रहता है और उसका यूजेज उनको पता नहीं रहता है। तो वो एनबीएफसी क्या हो सकता है कि एनबीएफसी फॉर्म करके और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एमएसएमई, बिग कॉर्पोरेट कंपनीज, इनको लोन देके और कुछ इंटरेस्ट कमा सकती है उस पैसे पे। एनबीएफसी जो है आपसे डिपॉजिट नहीं लेगी, इट डज नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट लाइक अ नॉर्मल बैंक, बट एट द सेम टाइम वो क्या करेगी, आपको पैसे डिसबर्स करेगी और उस पे इंटरेस्ट कमाएगी। सो इट्स अ वन वे ट्रैफिक, इट्स नॉट अ टू वे ट्रैफिक लाइक अ नॉर्मल बैंक। ओके, बैंकिंग लाइसेंस जिनके पास रहता है, जैसे एसबीआई हो गया, आईडीबीआई हो गया, जैसे मे बी इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर आप पैसा देते हो, you deposit money, you get some interest, and then using that deposited money, ये जो बैंक्स होते हैं वो लोन डिसबर्स करते हैं। बट एट द सेम टाइम एनबीएफसी में वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ वो लोन डिसबर्स करके उस पे पैसा कमाता है, वो आपसे डिपॉजिट कलेक्ट नहीं करेगा। देन अब हम आ जाते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे। तो सबसे पहले डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो देश के धन्ना सेठ जिनको बोला जाता है, उनसे आप पैसे उठा रहे हो। जिसमें क्या हो जाता है डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, जैसे आप इंडिविजुअल से पैसा ले रहे हो, कोई डॉक्टर साहब है जिनके पास बहुत पैसा है, तो आप गए उनको अपना मेडिकल ऐप दिखाया और बोला डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आपकी हॉस्पिटल चलती है, ठीक है। देन कंपनीज, ओके, कंपनीज वगैरह से आप पैसा उठा सकते हो, इंस्टीट्यूशन से आप पैसा उठा सकते हो, ठीक है, मे बी सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसके पास बहुत ज्यादा एसेट्स है, बहुत ज्यादा लिक्विड मनी है, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। बिजनेसेस से पैसा उठा सकते हो, रियल एस्टेट वगैरह से सेक्टर से पैसा उठा सकते हो। सो ये जहां से आप पैसा उठा रहे हो, तो दीज आर रेफर्ड टू एज डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल्स टू एसोसिएशंस टू इंस्टीट्यूशंस टू कंपनीज। ओके, ये सारा क्या है, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। इट इज वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इसका मतलब क्या है, सपोज आपको भेलपुरी की स्टॉल खोलना है, ओके, आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए यूपीएससी के और आपको लगा कि आप भेलपुरी की स्टॉल स्टार्ट करते, तो कहां से पैसा लाओगे, ऑब्वियसली डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पापा से मांगोगे कि पापा 50,000 रुपए दे दो, ओके, गोलगप्पे की स्टॉल, सेव मुरमुरे की स्टॉल वगैरह आपको लगाना है, ठीक है। सो ये होता है जब आप पापा से पैसे मांग के, ओके, पानीपुरी की स्टॉल खोलोगे, तो दैट इज द डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आप किसी बैंक से नहीं मांग रहे हो, ओके, यू आर नॉट आस्किंग मनी फ्रॉम एनी बैंक, आप बॉन्ड से पैसा नहीं रेज कर रहे हो, ओके, आप बॉन्ड से पैसा रेज नहीं कर रहे हो। सो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं विच इन्फ्लुएंसेस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी, मार्केट कंडीशन, सरकार की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है। जैसे टैक्सेशन है, टैक्सेशन अगर हाई होता है तो पीपल के पास पैसे कम होते हैं फ्रेंड्स। टैक्सेशन अगर हाई होता है तो लोगों के पास पैसे कम होते हैं, तो इस अगर टैक्सेशन कम होता है सो दे हैव अ हायर मनी। देन कल्चरल हैबिट्स आल्सो, आप यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, कल्चरल हैबिट। आई विल जस्ट डू एन एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस यूएस। अब जैसे यूएस है, इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक कंट्री, वहां पर दहेज का कंसेप्ट नहीं है, वहां पर ओल्ड एज में आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखना है, वहां पर ये कंसेप्ट नहीं है कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है इन द सेंस कि कॉलेज भेजना है। यहां पर क्या है कि जब आपको कॉलेज जाना था तो आपको सोचना पड़ा क्या कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है,
आपको, आपने बोला पापा की तरफ मुंह देखा या मम्मी की तरफ मुंह देखा और पापा मम्मी ने पैसा दे दिया, एंड यू आर गोइंग टू कॉलेज। तो ये जो चीज है, सिंस देर इज अ ऑब्लिगेशन आप पे एज अ सिटीजन, आप पे एज अ एज अ पर्सन, जैसे आप फादर हैं, मदर हैं, आप यू आर अ एल्डर ब्रदर, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके वजह से इंडिया का जो कंजम्पशन हैबिट है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया में इसके लिए क्या है, हाई सेविंग्स रेट। आपकी मम्मी या जरूर से चावल का जो ड्रम होता है उसमें पैसे रखती होंगी फॉर रेनी डेज। ये कंसेप्ट अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक सोशल स्ट्रक्चर है, वहां पर पैसे खर्चा करो, कमाओ खर्चा करो, कमाओ खर्चा करो। ये नहीं है कि कोई आपको बेटी की शादी करनी है या बेटे की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना, बेटी को पढ़ाना, कुछ ऐसा नहीं है वहां पर। इंडिया में दूसरी चीज है। तो हाई सेविंग्स रेट, कल्चरल फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अमेरिका में बिजनेस खोलना है तो आपको लोन लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन इंडिया में बिजनेस खोलना है तो यू कैन टर्न टू योर फैमिली मेंबर्स, बिकॉज इंडिया का जो कल्चर है उसके वजह से वी गेट अ हाई सेविंग्स, हाई डोमेस्टिक सेविंग्स रेट। गहना, आपकी मदर फादर ये गोल्ड कॉइन्स क्यों खरीदते हैं? आपकी मम्मी और आपके जो विमेन रिलेटिव है, फीमेल रिलेटिव्स हैं, दे गो ऑन धनतेरस एंड दे बाय अ लॉट ऑफ ज्वेलरीज। व्हाट इज दिस ज्वेलरी? दे आर बेसिकली लॉकिंग देयर सेविंग्स इन दोस ज्वेलरीज। ओके, ज्वेलरी में जाके वो सेविंग्स को लॉक कर रही हैं। और वो जो ज्वेलरी है, सपोज आपको पढ़ाई करनी है तो वो ज्वेलरी को गिरवी रख के या ज्वेलरी को पॉन करके आपकी पढ़ाई होती है। So that's why because of this thing we have a high savings rate. Okay, we have a high savings rate. अमेरिका में savings rate जो है वो लो रहता है हमेशा। People they are individualistic, they are culture of individualism, और उसके वजह से savings rate जो है वो हाई रहता है। ठीक, ऑल राइट। देन मार्केट कंडीशन ऑल्सो, मार्केट कंडीशन की वजह से भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इस पे इन्फ्लुएंस होता है। कैसे? अगर मार्केट का कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप बिजनेसेस नहीं खोलोगे। सपोज बिजनेसेस बंद हो जाती हैं, आप या नया बिजनेसेस ट्राई नहीं करोगे। अगर मार्केट, जैसे कोविड के समय, कोविड के समय बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो रहे थे, तो नॉट मेनी पीपल दे वेर इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेसेस। लेकिन सपोज एवरीबडी इज बुलिश, ओके, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लो। कोचिंग इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर में आप जब भी जाओगे तो 2 नए 3 नए कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज मार्केट कंडीशन अच्छा है, सबको पता है कि अगर कुछ ना कुछ नहीं करोगे तो नए बकरे तो जरूर आते रहेंगे। ओके, यूपीएससी ऐसा, यूपीएससी का चार्म है कि मार्केट कंडीशन जो है इट विल ऑलवेज बी एवरग्रीन। तो वहां पर जब भी आप मुखर्जी नगर विजिट करोगे, 4-5 न्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट दे आर गोइंग टू स्टे देयर। ठीक है, तो मार्केट कंडीशन उसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में मार्केट कंडीशन को देख के डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको लगेगा कि ठीक है मैं मध्य प्रदेश में हूँ, इंदौर में हूँ, और वहां पर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसको मैं मुंबई बेच सकता हूं, और वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है कि इंदौर से मुंबई तक की रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, तो आप इंदौर में बिजनेस रिस्क ले सकते हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट इन एनी बिजनेस इन इंदौर विथ अ व्यू दैट आई विल बी यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेलिंग माई गुड्स इन मुंबई और एनी अदर सिटी। ओके, लेकिन अगर मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, आपके 2 सिटी के बीच में बिल्कुल रेल रूट कुछ नहीं है, देर इज नो काइंड ऑफ कंडीशन जिसके थ्रू आप अपना गुड्स सेल कर सकते हो दूसरे सिटीज में, तो वहां पर क्या होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेसेस विल गो डाउन। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो मैटर्स। पहले वर्ल्ड बैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आता था, देन आज के डेट में नहीं लेके आता। उसके पीछे का रीजन क्या है? चाइना मैनिपुलेट करता था वर्ल्ड बैंक के किन्हीं एम्प्लॉइज को, वो पैसे खिलाता था, उसके वजह से वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन एज अ कंसेप्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक, बिकॉज अगर आपकी सरकार रेड टेपिज्म कर रही है, लाइसेंस राज पे हैवी है, ब्यूरोक्रेसी पे हैवी है, तो यू विल नॉट इन्वेस्ट इन बिजनेस जैसे होता था बिफोर 1991, because you need to have a lot many licenses, you need to have a lot many things. Okay, so उसके वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट आउटलुक है वो चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, रिफॉर्म्स वगैरह है, इट कैन आल्सो इन्फ्लुएंस।
ठीक है, गवर्नमेंट कुछ लेके आई नया पॉलिसी, उसके वजह से भी आप यू विल आइदर इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ आउटलुक दैट पॉलिसी इज गोइंग टू क्रिएट। ओके, अब हम आ जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, अगर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे यहां ध्यान देना, प्रीलिम्स की बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ चीजें हैं, समझ लो, यहां ध्यान से सुनो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट क्रिएशन होता है। क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, ये पॉइंटर्स देख लो। दिस इज नॉन डेट क्रिएटिंग, ओके, एंड दिस इज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये समझ गए, आप समझो एफडीआई क्या होता है। इन तीन पॉइंटर्स पे अपना नजर रखना। एफडीआई होता है जब कोई फॉरेन एंटिटी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एंटिटी आपकी देश के किसी फैक्ट्री, किसी बिजनेस या किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है विथ अ व्यू, ओके, विथ अ व्यू टू गेट मोर देन 10%, ओके, 10% से ज्यादा अगर ओनरशिप ले रही है तो उसको हम बोल रहे हैं एफडीआई। ओके, 10% से नीचे है तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है बेसिकली, एफडीआई होता है जब आप बड़ा एक वो लेते हो, बड़ा चंक बिजनेस में हिस्सेदारी लेते हो, यू गेट अ बिग चंक, ओके, मोर देन 10%। तो वहां पर क्या होता है, आप क्या करते हो कि you try to, okay, do fixed asset creation, and this is non debt creating because आप उस बिजनेस में, पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए, ध्यान से सुनना, 10% से अगर ज्यादा हो जाता है तो मैक्सिमम मेजॉरिटी कंपनीज में आपको बोर्ड पे इनवाइट किया जाता है। when you invest more than 10% in majority of the corporate, you are entitled to 1 or 2 बोर्ड सीट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में आप इन्वॉल्व रहना चाहते हो, इसीलिए इसको नॉन डेट क्रिएटिंग बोला गया है, फिक्स्ड एसेट क्रिएशन बोला गया है, एंड इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, ये चीज आप याद रखना। इसका मतलब एफडीआई क्या होता है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड हैं, उस कंपनी के फ्यूचर में इंटरेस्टेड हैं, उस कंपनी के 10, 5, 15, 20, 25 साल नेक्स्ट आउटलुक में इंटरेस्टेड है। ओके, अब एफपीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, एफपीआई होता है जब आप डे टू डे ऑपरेशन में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट टर्म, उसके क्या, उसके शॉर्ट टर्म फ्यूचर में इंटरेस्टेड है, तो इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। इसका मतलब हॉट मनी क्या है, हॉट मनी, हॉट प्रॉपर्टीज जानते हो ना, हॉट प्रॉपर्टीज, अगर हॉट वाटर क्या होता है, बॉयल करता रहता है, ऊपर ऊपर जाते रहता है, जब पानी को बॉयल करते हो तो क्या होता है, ऊपर बबल्स आते हैं। उसी तरीके से एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग। ओके, एंड एफडीआई, इसके एफडीआई में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई वर्सेस एफपीआई, और एफडीआई क्यों प्रेफरेबल है। सो एफडीआई जब होता है, फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट करती है, सो दे गेट इंटरेस्टेड इन दी डे टू डे रनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लिपकार्ट जो है एक इंडियन कंपनी थी, उसमें वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट किया। वॉलमार्ट इज अ यूएस बेस्ड कंपनी, तो उसमें क्या होता है, उसके वजह से जब वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट किया तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी वो इंडिया में लेके आई। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब समझे, अब वॉलमार्ट का जो है एक 10% से ज्यादा जब इन्वेस्टमेंट हुआ फ्लिपकार्ट में, इसका मतलब वॉलमार्ट जो है फ्लिपकार्ट के फ्यूचर पे बेट कर रहा है। अब वॉलमार्ट इज नाउ इंटरट्वाइंड विद द फ्यूचर ऑफ फ्लिपकार्ट, तो वॉलमार्ट बेस्ट करेगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा ताकि फ्लिपकार्ट आगे बढ़ते रहे, और जो उसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है 10% से ज्यादा का, वो उसको वापस मिले। तो वो क्या करेगा, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रोफेशनल, बेस्ट सर्विस वो देने की कोशिश करेगा। जो अमेरिका का स्टैंडर्ड है, अमेरिकन कंपनीज में जो स्टैंडर्ड है, उसको फ्लिपकार्ट में डालने की कोशिश करेगा। ओके, टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखो इस वर्ड को, दैट एफडीआई इज नॉन डेट क्रिएटिंग। ओके, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, उमा कपिला करके किताब आती है, प्रोफेसर उमा कपिला इज अ प्रोफेसर इन आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
एंड उनकी किताब में लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन केम नॉन डेट क्रिएटिंग आई थिंक इन 2019, 19 या 20 का क्वेश्चन है ये, आई एम नॉट वेरी श्योर, ये 21 का क्वेश्चन है, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था ये। ओके ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, आई हैव सीन इन संजीव वर्मा, आई हैव सीन इन रमेश सिंह, रमेश सिंह का नया एडिशन में हो सकता है, लेकिन आई हैव सीन नॉन डेट क्रिएटिंग वर्ड टू वर्ड इन उमा कपिला। ओके सो यहाँ पर यूपीएससी थोड़ा खेल कर सकता है कि आपको ल्यूअर कर रहा है, क्या कर रहा है, ल्यूअर कर रहा है डिफरेंट सोर्सेस से, कि उमा कपिला भी आप पढ़ लो, भारती पाठक भी पढ़ लो, रमेश सिंह मृणाल के नोट्स भी पढ़ लो। तो वहां पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है कि एक क्वेश्चन के चलते आप 20-25 दिन बर्बाद मत करना कि उमा कपिला उठा के आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वेरी गुड, आरओआई पे थोड़ा ध्यान देना कि अगर मैं कोई नई किताब अब जब 165 दिन बच चुके हैं, अगर कोई नई किताब उठा रहा हूं तो क्या उससे मेरा भला होगा, या मेरे 20-25 दिन फालतू के जो इतने वैल्यूएबल हैं, अब हर दिन वैल्यूएबल है, वो खराब होगा। ओके इस चीज को आप याद रखेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ओके सो इंडिया जो है हमारा इंडिया में सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो सर्विस सेक्टर में होता है। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट इज पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर ओनली, ऑलराइट। टेलीकम्युनिकेशन में होता है, लेकिन आज के डेट में आफ्टर द मेक इन इंडिया स्कीम एंड दी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, दी एससीआरआई, जब चाइना को होल्ड किया गया था रिस्पॉन्सिबल फॉर दी mishaps that happened during the COVID, तो सप्लाई चेन रिलोकेशन हो रहा था, एंड मेक इन इंडिया स्कीम, उन दोनों की वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ओके हमारे किस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, ऑलराइट ये आ रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एफडीआई आ रहा है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो एफडीआई को बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती है, कितना ओपन है आपका कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू एफडीआई। हमारे 1991 के पहले कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहती थी इंडिया में, तो हम उसको शक की निगाहों से देखते थे, एंड वी यूज्ड टू नॉट टॉलरेट देम, और उसके वजह से ज्यादा कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती थी इंडिया में। कंपनीज इन्वेस्ट करती थी तो मे बी कंज्यूमर गुड, जैसे कोका कोला, ओके ये सारी कंपनीज आती थी, और कोई कंपनीज नहीं आती थी। लेकिन आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स हम ओपन हो गए, एंड वी सेड कि बहुत सारे सेक्टर्स में हमने क्या किया, देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑटोमेटिक एफडीआई, मतलब अब आपको सरकार का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, वहां से फाइल आपकी पास हो जाएगी, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट्स इट। पहले क्या होता था, सरकार डेलिब्रेट करती थी, डिसाइड करती थी क्या हम इस इविल कैपिटलिस्ट को अपने कंट्री में आने दें, यस और नो, उसी चक्कर में 4-5 साल हो जाते थे। अब क्या है, आपको सरकार की उस टाइप की परमिशन नहीं लेनी है, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट अधेयर टू द रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट रेगुलेशंस एंड दी द एक्सचेंज रेगुलेशंस, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स आर नाउ कवर्ड अंडर द 100% एफडीआई स्कीम, ऑटोमेटिक एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट जिसको बोलते हैं। कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि आप अगर लगा लो एग्री सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड, कोई कॉर्पोरेट कंपनी एग्रीकल्चरल लैंड, या कोई जो ओसीआई कार्ड होल्डर है वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता है। दूसरी चीज है, आप जैसे रिटेल में, क्योंकि इंडिया जो है छोटे छोटे बिजनेसेस से बना हुआ है, ओके छोटे छोटे बिजनेसेस से बना हुआ है, तो रिटेल में भी 100% एफडीआई अभी सरकार नहीं कर रही है, बिकॉज ऐसा भी होता है कि बड़ी कंपनीज आके अंडर कट कर देती हैं छोटे रिटेल को। तो उससे क्या होता है, जैसे वॉलमार्ट आ गई, अब वॉलमार्ट जब आई इंडिया में तो उसने क्या किया, जितने भी रिटेलर्स हैं, आपके पनवाड़ी की दुकान, छोटी छोटी दुकान जिससे आप चिप्स खरीदते हो, टॉफी खरीदते हो, है ना, छोटी वो गुप्ता जी की शॉप जो होती है हमारे घर के पास में, सो बेसिकली वो सारे प्रोटेस्ट करने लगे, वो सारे प्रोटेस्ट करने लगे कि अगर बाहर की कंपनीज आएगी तो क्या करेगी, अंडर कट करेगी, और जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारी शॉप्स छोड़ के और वो चले जाएंगे इन बड़े शॉप्स में खरीदने, बिकॉज ऑफ द प्राइस एडवांटेज। सिंस वॉलमार्ट जैसी कंपनीज वो स्केल पे, बड़े स्केल पे लॉस ले सकती है फॉर द शॉर्टर टाइम, लेकिन जो आपके घर के आसपास की जो शॉप्स हैं, छोटी छोटी शॉप्स है, किराने की शॉप्स हैं, वो ज्यादा टाइम
लॉसेस सस्टेन नहीं कर सकती हैं। इसके वजह से सिंस इंडिया इज अ कंट्री ऑफ करोर्स ऑफ रिटेलर्स, इंडिया में करोर्स ऑफ शॉप्स हैं, छोटे छोटे शॉप्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिटेल में सरकार अलाउ नहीं करती है। तो जब वॉलमार्ट आई थी तो वो भारती एयरटेल के साथ भारती एयरटेल के साथ उसने अपना शॉप लगाया था। आई थिंक लुधियाना में शॉप था फर्स्ट। तो इसीलिए वॉलमार्ट को पार्टनरशिप में आना पड़ा। वॉलमार्ट 100% आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ दिस। वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट किया था बट वॉलमार्ट ने सर्विस सेक्टर में किया था, फ्लिपकार्ट को खरीदा था। ओके अब आ जाते हैं वीसी और प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट। अभी आपने स्टार्टअप के सिनेरियो में सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है। तो वेंचर कैपिटल जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को और स्मॉल बिजनेसेस को, जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है। और वीसी जो है वो इक्विटी के अगेंस्ट करती है, मतलब उसको ओनरशिप, सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओनरशिप चाहिए और इट हैज एन एक्टिव रोल इन देयर मैनेजमेंट। वीसी मनी जो है, जिसको वीसी मनी बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड बोलते हैं, और ये जो होता है जनरली ओवर अ लॉन्गर मिड 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 टर्म आउटलुक के साथ इन्वेस्ट करती है कि 10-12-15 साल में मैं ये पैसा जो है उसको डबल करके एग्जिट कर लूंगा। और वीसी जो है, वेंचर कैपिटल फंड जो होता है, जनरली क्या होता है, बहुत ज्यादा जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो एज अ ग्रुप आ जाते हैं, अपना पैसा पूल कर लेते हैं, या कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास सही में बहुत ज्यादा पैसा है वो अपना वीसी फर्म खोल लेता है। ओके स्टार्टअप्स वगैरह में उनके पास क्या प्रॉब्लम होती है, आइडियाज होते हैं। इनिशियली क्या होता है, जोमेटो क्या था, आइडिया था। इनिशियली बाइजू क्या था, आइडिया था। इनिशियली फ्रेंड्स एकेडमी क्या था, आइडिया था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये आइडिया जो है उसको फंड करने के लिए, उसको फंड करने के लिए यू नीडेड, ऑलराइट। हाँ, जेप्टो क्या था, आइडिया था एक टाइम पे कि हम यार ये करेंगे वो करेंगे। तो आइडिया पे जनरली पैसा कोई नहीं देता, लेकिन वीसी देता है आइडिया पे पैसा। अगर ग्रोथ पोटेंशियल फाउंडर्स को चेक करता है, फाउंडर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको चेक करता है, उसको चेक करके आगे बढ़ता है एंड देन आइडियाज पे पैसे देता है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप्स। पहला पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैन यू टेल मी, पहला पैसा जो देता है उसको कौन सा इन्वेस्टर बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। और उसको जो पहला पैसा आता है, ये गैम्बलर भाई भी सही बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीड मनी। सीड मनी क्या होता है बेसिकली, कि मेरे पास आइडिया है, अभी कुछ पेपर पे नहीं है, कुछ टैंजेबल नहीं है, बस आइडिया है। तो सीड मनी होता है, जैसे सीड से उपजता है आपका क्रॉप्स, सीड से यू ग्रो क्रॉप्स, उसी तरीके से आपके सीड को नरिश करने के लिए जो मनी मिलता है आपको। और सीड यहाँ पर क्या है, सीड आपका आइडिया है, स्टार्टअप का आइडिया है। और उसको नरिश करने के लिए जो पैसा मिलता है आपको, जिससे आपका पूरा क्रॉप उगेगा, क्रॉप इज योर कंपनी, उसको हम बोलते हैं सीड मनी। एंड जनरली जो है वो आपको एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड करता है। एंजल इन्वेस्टर मतलब क्या होता है कि एज अ स्टार्टअप आपके पास सिर्फ आइडिया था, आपको पैसे कोई देता नहीं उसके वजह से, लेकिन एक आदमी ने पैसा दिया आपको, एक फर्म ने पैसा दिया, और वो आपके लिए एंजल है। जैसे एंजल ब्लेसिंग्स देता है, उसी तरीके से, उसी कंसेप्ट से एंजल इन्वेस्टमेंट्स। ओके प्राइवेट इक्विटी ऑल्सो। प्राइवेट इक्विटी में बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखोगे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होते हैं, ऑलराइट, उसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदते हैं। मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदते हैं और इस इंटेंशन से खरीदते हैं दैट वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड। टर्न अराउंड मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जो स्ट्रगल कर रही होती है, जनरली ऐसी कंपनी जो स्ट्रगल कर रही होती है उसको कम पैसे में खरीद के उसको टर्न अराउंड, बेटर मैनेजमेंट के थ्रू, बेटर टैलेंट के थ्रू टर्न अराउंड करने की कोशिश करती है। ठीक है, मैनेजरियल एक्सपर्टीज लेके आते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। और यहां पर आपको कुछ और बताऊंगा मैं, जरा ध्यान देना। यहां पर होता है पेंशन फंड्स। पेंशन फंड सुना है किसी ने, नॉर्वे टीचर्स फंड, नॉर्वे पेंशन फंड्स और कैनेडियन टीचर फंड्स, वो है क्या दोस्त, है क्या ये, किसी ने सुना है ये? अब ये है क्या, कभी सुना होगा, रिलायंस में अभी हाल फिलहाल में नॉर्वे के पेंशन फंड ने इन्वेस्ट किया है, नॉर्वे में के पेंशन फंड ने इन्वेस्ट किया है। और अभी आई थिंक एक अडानी अडानी कंपनी में कैनेडियन टीचर्स फंड ने इन्वेस्ट किया है क्या ये? अब बताता हूँ, सुनो।
सो बेसिकली आपने पीपीएफ सुना है, पीपीएफ, ईपीएफओ, ये सारी चीजें सुना है? स्कंदा भैया हैं कि नहीं? स्कंदा भैया नहीं आज। तो पीपीएफ सुना है? पीपीएफ होता क्या है? बेसिकली प्रोविडेंट फंड होता है। तो प्रोविडेंट फंड में होता क्या है कि आपका जो सैलरी है उससे मैंडेटरली सरकार कुछ पैसा काट लेती है, और वो जो पैसा है वो आपका एम्प्लॉयर उसमें कुछ पैसा ऐड करके एक फंड में डाल देता है। और ये फंड होता क्या है? ये फंड होता है बेसिकली आपको एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, कि अगर जब 60 की उम्र में जब आप रिटायर कर रहे हो, काम खत्म कर रहे हो, काम आपका आपका बंद हो रहा है, आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, तो सड़क पे ना आ जाओ। आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे दिया जाता है पेंशन के ल्यू में। मतलब पेंशन नहीं मिल रहा है, ऑलराइट, पेंशन नहीं मिल रहा है आपको, और बेसिकली आपको एक लमसम अमाउंट सरकार दे देती है कि ये लो, जितने भी 20 25 30 साल 40 साल का तुम्हारा करियर रहा, उसमें तुमने हर महीने कुछ पैसे इसमें डाले, और मैंने 7 8% 9% इंटरेस्ट रेट मिला के मैं तुम्हें ये वापस कर रहा हूं। तो एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ मनी आपको मिल जाता है वापस। ओके, और ये सोशल सिक्योरिटी की तरह काम करता है, बिकॉज ओल्ड एज में यू आर नॉट प्रोडक्टिव। ये ध्यान रखना कि ओल्ड एज में आप कुछ प्रोड्यूस करने के लायक नहीं बचते हो, आप थोड़े से सेमी रिटायरमेंट मोड में आ जाते हो, एंड देन यू मूव अहेड। तो यहाँ पर नॉर्वे पेंशन फंड मतलब होता है कि नॉर्वे के लोगों का पीपीएफ, नॉर्वे में भी जो सैलरी मैन काम कर रहा है, तो वो सरकार को कुछ पैसा देते रहता है हर महीना कि ये लो जी, मेरा सोशल सिक्योरिटी, मेरा ख्याल रखना बुढ़ापे में। तो 7 8 9% कहां से पे करेगा नॉर्वे की सरकार? वो इन्वेस्ट करता है। ओके, वो डेवलपिंग मार्केट में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। कैनेडियन टीचर्स फंड का मतलब क्या है? मतलब कनाडा के स्कूल्स के टीचर्स एक फंड में हर महीने पैसा जमा करते हैं कि भाई, जब मेरी टीचर गिरी खत्म हो जाएगी, जब मेरा करियर एज अ टीचर खत्म हो जाएगा, तो मुझे लम सम से सोशल सिक्योरिटी के ल्यू में, पेंशन के ल्यू में, टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ इन दी ओल्ड एज मिलेगा। तो कनाडा के टीचर फंड में बहुत पैसा आ जाता है, बिकॉज कनाडा में लाखों टीचर्स होंगे जो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते रहते हैं कनाडा के टीचर्स फंड में। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नॉर्वे वाले फंड की, पीपीएफ की? इंडिया में जैसे पीपीएफ है, कनाडा टीचर फंड है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बंदा रिटायर हो रहा है तो उसको 7 से 9% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना है। हवा से तो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो दिस इज ऑल्सो, आज के डेट में, दिस इज ऑल्सो a major source of funding, especially for Indian companies. Why? Because India is a largest growing economy, largest major, fastest growing major economy, and at the same time, India is a highly potential developing economy. Okay, so ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो फाइनल टॉपिक कर लेते हैं, हाउस होल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो मैंने आपको कल्चरल वाला चीज बता दिया था, सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स बता दिया था। जो पैसा आप रखते हो, ठीक है, पैसा आप डालते हो बैंक में, इज इट एन एसेट और अ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक? इज द डिपॉजिट दैट यू मेक एज एन इंडिविजुअल टू दी बैंक, जैसे आप एसबीआई में खाता खोला, उसमें 20,000 रुपए रख दिया, वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? वेरी गुड, लाइबिलिटी में जाएगा। ये चीज याद रखना। ये क्वेश्चन था 2020 प्रीलिम्स का, 2020 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन था। तो आप डिपॉजिट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। वाई? बिकॉज इट हैज टू रिटर्न इट बैक। मैंने पैसा रखा हुआ है एक्सिस बैंक में और मुझे समोसे खाने, तो बैंक की लाइबिलिटी है कि जो उसको मुझे 10 रुपए वापस करने होंगे। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है? बैंक का एसेट क्या होता है? बैंक का एसेट होता है उसका लोन। द लोन, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक का वो एसेट हो जाता है। यहां पर बैंक पैसा कैसे कमाता है? सिंपल है, बैंक इज एन इंटरमीडियरी। बैंक को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बैंक को क्या बोलते हैं? बैंक को बोलते हैं फाइनेंशियल हाँ, दलाल। मतलब थोड़ा सा अगर उसको सोफिस्टिकेटेड वे में बोला, दलाली होता है, लेकिन इंटरमीडियरी होता है। कमाता कैसे है बैंक? एसेट जब क्रिएट होता है, एसेट क्या होता है उसका? लोन। तो हमेशा देखोगे, जाके चेक करना आज, लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 9 से 10% का होता है। इट कैन गो अप टू 14% फॉर पर्सनल लोन्स। लेकिन जो डिपॉजिट होता है, जो उसकी लाइबिलिटी होती है, जो उसकी लाइबिलिटी होती है, वो क्या होता है? हमेशा 4 से 5%। तो ये जो डिपॉजिट आपने किया, तो आपको 4% वापस मिला,
और आपने लेकिन लोन लिया किसी ने तो वो 9% हुआ। तो ये जो 9 से 4 के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब किसी से पैसा लेके उसको 4% देना और किसी को लोन लेके उससे 9% वापस लेना इंटरेस्ट रेट, तो ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन दी द लोन इंटरेस्ट रेट एंड दी डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, उसी से बैंक पैसा कमाती है। अब यहां पर एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं विच इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी, कि बैंक जो है, सपोज कि बैंक में पैसा आपने जमा किया, तो बैंक में जो पैसा आपने जमा किया उसी को बैंक यूज करके वो लोन्स प्रोवाइड करती है। यस, वो लोन्स प्रोवाइड करती है। तो आप में से कोई पूछेगा कि अगर सारे एक साथ पैसे मांगने चले जाएं, अगर सारे एक साथ पैसे मांगने चले जाएं तो फिर क्या होगा? तो आंसर इज द बैंक्स ऑपरेट, ये हमेशा से फ्रॉम दी मेडिवल टाइम्स, जब से बैंक का कंसेप्ट बना है, इन दी इन द विक्टोरियन इंग्लैंड वगैरह में आप देखोगे तो वहां से ये बैंक का कंसेप्ट आया है। ओके, आई थिंक 1600 1700 बिफोर इवन विक्टोरिया बैंक्स का कंसेप्ट था इन द ब्रिटिश, इन ब्रिटेन। ओके, सो लोन्स में क्या रहता है बेसिकली, बैंक का क्या रहता है कि दे अज्यूम, assumption पे चलता है that people will not ask for money all of a sudden, all the people will not ask। उसका रहता है कि कुछ पैसे में वॉल्ट में रख के, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्ट में पैसे रखता है, मनी इन द वॉल्ट, देन देर इज समथिंग कॉल्ड सीआरआर, दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो, देन देर इज समथिंग कॉल्ड द एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको वो लोन में डिसबर्स कर देता है। तो आपने पैसा जमा किया तो वो पैसा, कुछ पैसा रख के बैंक उसको मेजॉरिटी पैसा वो लोन में डिसबर्स कर देता है, और अजम्पशन पे चलता है कि आप एक साथ सारे जो पैसा, जो खाता धारक है, जो पैसा रखा हुआ है, वो वापस मांगने नहीं आएंगे। अगर मांगने आ जाते हैं, हैपेंस जब इकोनॉमी कोलैप्स करती है या स्टॉक मार्केट कोलैप्स करता है या इस तरीके से फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, तो अचानक से बहुत सारे लोग पैसा मांगने आ जाते हैं बैंकों में, तो बैंक्स कोलैप्स कर जाती है। जैसे 2008 में हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस में, 1929 में हुआ था जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो पीपल ऑल ऑफ अ सडन दे वेंट टू दी बैंक। तो बैंक के पास पैसा नहीं होता है, बैंक 18 20 25% पैसा रख के फॉर द सेफ्टी मेजर वो पैसा लोन्स की तरह डिसबर्स कर देता है। एंड दीज लोन्स आर जनरली फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 50 ईयर्स, अप टू 50 ईयर्स। जैसे हाउसिंग वगैरह लोन में आपको टेन्योर 30 साल का लोन हो जाता है और उसमें फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। ओके, बैंक को ज्यादा पैसा मिलता है, तो अजम्पशंस पे चलता है बैंक। इस चीज को याद रखना, दिस इज समथिंग वेरी बेसिक दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर एनसीईआरटी। हाउस होल्ड सेविंग्स मैंने बता दिया था आपको। हाउस होल्ड सेविंग्स मतलब जो आप स्त्री धन हो गया, या जो आपके पापा ने पैसे बचा के रखे हैं, ओके, आपकी मम्मी ने जो चावल की बोरी में, चावल के ड्रम में जो पैसा रखा है, तो दीज आर बेसिकली जो सेविंग्स होती है, जो आपके लॉकर में पैसा रखा है, दीज आर दीज कंस्टिट्यूट्स ओके हाउस होल्ड सेविंग्स। और एक किसी भी नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, and it can literally save a nation, as was seen in the 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर जब साउथ कोरियन गवर्नमेंट जो है वो साउथ कोरियन इकोनॉमी कोलैप्स करने के कागार पे थी, तो वहां पर साउथ कोरियन विमेन दे स्टूड इन लाइन and they deposited their jewelry and they deposited their income, जो भी उन्होंने सेव करके रखा था हाउस होल्ड सेविंग्स, उसको डिपॉजिट करके अचानक से साउथ कोरियन इकोनॉमी को बचा लिया था। ओके, सो हाउस होल्ड सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, कल्चरल फैक्टर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है हाउस होल्ड सेविंग्स में। मैंने एग्जांपल दे दिया था हाउ इंडिया वर्सेस यूएस का। ओके, इसको आप याद रखना। हाउस होल्ड सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हाउस होल्ड सेविंग्स जब होगी, याद रखना, जब सेविंग्स होगी तो यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन अवॉइड डेट। आप डेट अवॉइड कर सकते हो अगर आपके पास सेविंग्स होगा। जैसे आप सपोज आपके आप गए किसी कॉलेज में गए, उसका ना पर सेमेस्टर 1 लाख रुपए है उसका फीस, तो आपके फादर ने बोला कि लोन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ये देखो सेव करके रखा था, ये सेव करके रखा हुआ है, सेविंग्स है मेरी, ये लो 5 लाख रुपए तुम्हारा 5 सेमेस्टर का मैं कवर कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि आपको वो लोन वापस करने की जरूरत नहीं है, यू बिकम डेट फ्री।
उसके बाद आपका जो पैसा है वो इंटरेस्ट पेमेंट की बजाय आप उसको दूसरी चीजों में, बिजनेस खड़ा करने में, कुछ नया चीज पढ़ने में या कुछ कंज्यूम करने में आप यूज कर सकते हो। तो सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। सेविंग्स इज लिटरली द बैकबोन स्पेशली ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जब 1991 में हम लिबरलाइज हुए तो बहुत सारे बिजनेसेस स्प्रैंग अप हुए, और ये जो बिजनेसेस थे दे जनरली डिड नॉट हैड टू टेक अ लोन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेविंग्स हैबिट। तो सेविंग्स जो है इट हेल्प्स यू इन अवॉइडिंग डेट। और डेट जब आप लेते हो, ये ध्यान रखना, जब कर्जा लेते हो तो आपको फ्यूचर में आपका एक सिग्निफिकेंट चंक इंटरेस्ट पेमेंट में बंध जाता है। उसको आप कंज्यूम करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, उसको आप कंज्यूम करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। सेविंग्स की वजह से यू कैन इन्वेस्ट विदाउट थिंकिंग। आप ज्यादा सोचने के बजाय बजाय आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज है सेविंग्स की वजह से, सेविंग्स की वजह से यू कैन स्टे आउट ऑफ पोवर्टी साइकिल। सेविंग्स है, आपको यूज आ गया, आपका मेजर एक्सीडेंट हो गया, मेजर सर्जरी करानी है, आपको किसी से भीख मांगनी नहीं पड़ी, लोन नहीं लेना पड़ा, सेविंग्स है, आपको वही आप यूज कर रहे हो, यू आर नॉट पुश्ड इनटू पॉवर्टी। तो सेविंग्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, सेविंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बेसिकली क्या होता है, टोटल इनकम माइनस डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू सेविंग्स। जो आप टोटल कमाते हो महीने में माइनस जो टोटल खर्चा करते हो, ओके, रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, दूध पे, न्यूज़पेपर पे, इन सबको हटा के सेविंग्स जो बचता है पैसा वो आपका सेविंग्स होता है। ओके, अब यहां पर एक चीज है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। why PMJDY was so unique and so much needed? Because this basically did what? Mobilized the national savings। बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारे पुरुष थे गरीब तबके के, बिलोंगिंग टू दी लोअर क्लास। और लोअर क्लास में क्या होता है, बैंकिंग एक्सेस नहीं होता है, तो उनके घर पे अगर आप जाओगे तो गड्डियों में, ओके, 20-20, 25-25, 50-50, 20-20, 10-10 रुपए के गड्डियों में सेविंग्स होता है। तो यहां पर एक घर से, फ्रॉम वन हाउस होल्ड, ज्यादा पैसा नहीं निकलेगा। मे बी किसी गरीब के घर पे जाओगे जिनको बैंकिंग का एक्सेस नहीं मिलता था पहले, वहां से आपको 5,000 रुपए का सेविंग्स मिलेगा कि भाई दो यार, कितना तुमने सेव करके रखा है? तो बोलेंगे जी ज्यादा सैलरी है नहीं, पाई पाई जोड़ के 5,000 रुपए। लेकिन एक हाउस होल्ड से 5,000 निकल रहा है, तो 100 करोड़ हाउस होल्ड, पुअर हाउस होल्ड से आप सोचो कि कितना पैसा निकलेगा। अगर एक हाउस होल्ड से 5,000 रुपए मोबिलाइज कर रहे हैं तो 100 करोड़ हाउस होल्ड से कितना पैसा निकलेगा? तो ये जो मनी है सेविंग्स का, ये चला गया बैंकों में। इट मींस कि फॉर्मल इकोनॉमी में एंटर हुआ। ये समझे व्हाट आई जस्ट सेड? फॉर्मल इकोनॉमी में एंट्री पीएम जनधन योजना की वजह से जो गरीब लोग हैं उनका पैसा जो है वो मोबिलाइज हो गया। अब यहां पर क्या होता है, जस्ट लिसन कि वाई सेविंग्स, ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना से जो गरीबों का जो सेविंग्स था वो जब मोबिलाइज हुआ, तो नाउ बैंक्स हैव फ्रेश फंड टू गिव आउट लोन्स, स्पेशली टू दी एमएसएमईज। जो छोटे किराने की दुकान है, जो आपका स्ट्रीट वेंडर है, अब उसको लोन देने के लिए समर्थ है। पहले क्या होता था, बैंक्स मना कर देती थी बिकॉज बैंक्स के पास फंड्स कम होते थे। आज के डेट में बैंक्स का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, एयूएम है, दैट इज इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। पहले बहुत कम होता था। तो अब बैंक्स क्या बोल रही है कि अगर किसी को भी लोन चाहिए, सिंस बिकॉज ऑफ दिस प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये जो कंट्री का नेशनल सेविंग्स है, कंट्री का जो नेशनल सेविंग्स है, इट हैज बिकम मोबिलाइज्ड। और उसके वजह से बैंक्स जो है इट नाउ कैन ग्रांट लोन्स। और लोन से क्या होता है फ्रेंड्स? लोन से होता है न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आपने पाव भाजी का स्टॉल खोला, उसमें रॉ मटेरियल आपने कहीं से खरीदा, रॉ मटेरियल वाले को पैसा, रॉ मटेरियल वाले का एसेट क्रिएशन हुआ, आपने बटर खरीदा, अमूल का एसेट क्रिएशन हुआ, मदर डेयरी का एसेट क्रिएशन हुआ। उसके बाद आपने किसी को बेचा, कंजम्पशन हुआ, उससे आप जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, तो इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट हुई।
नेशनल सेविंग होना अच्छी बात है, नेशनल सेविंग्स होना, डोमेस्टिक सेविंग्स होना अच्छी बात है, लेकिन उसको मोबिलाइज करना, उसको मोबिलाइज करना वो और भी अच्छी बात है। एंड दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द प्रधानमंत्री जनधन योजना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइकिल क्रिएट हुआ जहां पर छोटे छोटे जगह से नेशनल सेविंग्स को मोबिलाइज करके अब हम क्या है, छोटे छोटे लोगों को लोन दे सकते हैं और उससे ऑन अ नेशनल लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो रही है। ओके, आप देखोगे देर आर मल्टीपल स्मॉल सेविंग स्कीम जहां पर गरीबों के लिए, ओके, गरीबों के लिए सेविंग इंस्ट्रूमेंट सरकार निकालती है। पहले के जमाने में देर वॉज समथिंग कॉल्ड दी किसान विकास पत्र, ओके, केवीपी, किसान विकास पत्र होता था, इंदिरा समथिंग समथिंग योजना, इंदिरा विकास पत्र, ये सारी चीजें आती थी। तो होता क्या था, सरकार को अगर इन्वेस्ट करना था, सरकार को अगर इन्वेस्ट करना था इन दी एग्री सेक्टर और उसके पास पैसे नहीं थे, तो इट यूज टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द पब्लिक, ऑफ द पुअर, और वो ये बोलती थी कि इस किसान विकास पत्र में आप इन्वेस्ट करें और हम किसान भाइयों को वी विल इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द कंट्री एंड देन आपका पैसा हम 5 साल या 10 साल में डबल करके वापस करेंगे। तो जो गरीब होते थे, जो बैंक्स एक्सेस नहीं कर सकते थे, दे यूज्ड टू बाय दिस केवीपी। आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो सुकन्या समृद्धि योजना, ऑलराइट, और इस टाइप के स्मॉल सेविंग स्कीम है, जैसे पीपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, देन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सारी जो चीजें हैं इस पे सरकार 7 से 10% तक का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। एंड दिस 7 to 10% इंटरेस्ट इज नीडेड टू बीट इन्फ्लेशन और हेल्प करता है पुअर पीपल को, जो उनका पैसा है उस पे एक बेटर इंटरेस्ट रेट लेने में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है 7 से 10%? अगर आप देखोगे तो 6% हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का। जनरली जो ट्रेंड है वो ये रहता है कि इन्फ्लेशन 6% पे रहता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई 6% पे रहती है। अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है 7 से 10% पे, तो आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहे हो। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, आखिरी बात बता रहा हूं बिफोर वी विल रैप अप द क्लास। वाई दी स्मॉल सेविंग स्कीम, पीपीएफ क्यों इंपॉर्टेंट है? सरकार क्यों बोलती है कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करना जरूरी है? आपकी सैलरी आ रही है तो पीपीएफ काट ही के मिलती है आपको। वाई? आपको ये पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम वगैरह क्यों पिच करती है सरकार? वाई? बिकॉज दिस इज मेंट फॉर दी पुअर पीपल, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू गाइस। क्योंकि आप लोग के पास इतना टाइम है, इतना लीजर टाइम होता है कि आप किसी स्टॉक मार्केट की न्यूज देख के या किसी इंडेक्स फंड के बारे में आपको जानकारी रहती है तो आप वहां इन्वेस्ट कर देते हो। लेकिन जो पुअर होता है, जो पुअर होता है, ऑलराइट, उसको नहीं पता रहता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करे या स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करे। उसको मोबाइल चलाना नहीं आता है, जेरोधा में अकाउंट खोलने नहीं आता है। सो उसके लिए सरकार ये स्मॉल सेविंग स्कीम चलाती है और हमेशा जो इंटरेस्ट रेट होता है इट इज ऑलवेज 7 to 10%। वाई? बिकॉज इट इज अज्यूम्ड कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% है और जो गरीब का पैसा है वो इस तरीके से सरकार बढ़ाने की कोशिश करती है थ्रू दी स्मॉल सेविंग स्कीम दैट इन्फ्लेशन बीट हो जाए। ओके, महंगाई से गरीब पे मार ना पड़े। तो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इट इज सो प्रोएक्टिव इन ऑल दी स्कीम्स। इसमें अगर आप देखोगे तो सीनियर सिटीजन स्कीम का सबसे ज्यादा रहता है। यहां पर जरा ध्यान देना टाइप्स ऑफ स्कीम में, तो मैक्सिमम पैसा जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बना सकते हो अप टू 10%। वाई? बिकॉज जो सीनियर सिटीजन है वो जनरली हेजिटेंट होते हैं अपना पैसा लगाने में। उनको लगता है ओके, सबसे पहले तो एज का हेजिटेशन होता है, विथ एज यू टेक लेस रिस्क। दूसरी चीज होती है कि एक एक रहता है कि यार मैं क्यों लगाऊं अब पैसा, मेरी ओके अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, 80 साल का हो गया हूँ, मैं पैसा क्यों लगाऊं? क्योंकि आई एम अबाउट टू डाई वाला सिचुएशन रहता है। ऑलराइट, तो इसीलिए सीनियर सिटीजन स्कीम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है टू मोटिवेट। यहां पर जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, व्हाई इट हैज बीन स्टार्टेड? बिकॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड क्यों होता था? बिकॉज ऑफ डाउरी। तो सरकार एक तरीके से ये बोल रही है कि लड़कियों को बर्डन मत समझो, लड़कियों को आप बर्डन मत समझो। सरकार जो है, आप इसमें पैसा लगाओ सुकन्या समृद्धि योजना में, सरकार आपको 8% 9% पे पैसा वापस करके आपको बच्चियों को पालने के लिए आपको हेल्प करेगी। ऑलराइट, स्पेशली इन द लोअर क्लास जनरली विमेन आर सीइंग एज अ बर्डन। हायर क्लास में भी होता है, दैट इज अ कल्चरल फैक्टर।
हायर क्लास में तो पाल ही सकते हैं लड़कियों को, लेकिन लोअर क्लास में एक्चुअली ये धारणा है कि और लड़की हो गई है तो इट इज शी इज अ बर्डन अंटिल शी कैन गेट मैरिड। ओके, शी मैरिजेबल एज में आते ही उसको किसी से शादी करा दी जाती है, एंड देन शी इज सीन एज अ बर्डन, ट्रांसफर ऑफ बर्डन की तरह देखा जाता है। लेकिन इस टाइप के स्कीम्स के थ्रू गरीबों को इनकरेज कर रही है सरकार कि बच्चियों को भी पढ़ाओ, हम सुकन्या समृद्धि योजना में आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे देंगे। यहां पर एक और लास्ट चीज बताता हूं, इसमें जनरली सरकार जो है लॉस लेती है। जनरली क्या होता है कि ये पैसा भी हम लगाते हैं, जैसे कैनेडियन टैक्स पेयर फंड है या नॉर्वेजियन पेंशन फंड है, उसी तरीके से जो जैसे इंडियन रिलायंस में अदानी में इन्वेस्ट करती है, वैसे हमारे पीपीएफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, इस पे ना एक फंड मैनेजर होता है जो कि फाइनेंशियल मार्केट को जानता है, उसको सरकार हायर करती है और इसका जो पैसा है जो कलेक्ट करती है पीपीएफ वगैरह से, उसको डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है ताकि रिटर्न क्रिएट हो सके। लेकिन जनरली क्या होता है कि उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है जितना इस पे सरकार अनाउंस कर देती है। सपोज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पे 10% का इंटरेस्ट सरकार ऑफर कर रही है पब्लिक को, लेकिन फंड मैनेजर जो है वो सिर्फ 8% इंटरेस्ट जनरेट कर पाया बाय इन्वेस्टिंग। तो सरकार क्या करती है, सॉवरेन गारंटी यूज करके 2% जो है टैक्स पेयर के मनी से वो दे देती है। तो इसीलिए ये जो स्कीम्स है, ऑल दी स्कीम्स आर सीन एज अ सोशल जस्टिस मेजर, दे आर नॉट सीन एज अ स्ट्रिक्टली प्रॉफिट वेंचर। यहां पर माइंडसेट क्या होता है गवर्नमेंट का, प्रॉफिट आ गया तो ठीक है, उसको हम लोग री इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, यू आर एबल टू जनरेट 8% प्रॉफिट और आपने प्रॉमिस किया हुआ है जनता को 10%, तो सरकार अपनी टैक्स पेयर से या सॉवरेन गारंटी या डेट क्रिएट करके भी आपको वो 2% ब्रिज करके वापस पैसा देती है। इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है। पीपीएफ पॉपुलर क्यों है? अगेन बिकॉज ऑफ सॉवरेन गारंटी। गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे पॉपुलर थी, उसी तरीके से ये स्कीम्स भी पॉपुलर है। कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है? एनी डाउट दैट यू गाइज माइट हैव? कल म्यूचुअल फंड, छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हमारे पास। ओके, वी हैव डन टिल एफडीआई हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल प्लानिंग। कल म्यूचुअल फंड्स कर लेंगे, रेमिटेंस कर लेंगे। ओके, और ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे आईएमएफ वगैरह है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, उसको पढ़ लेंगे। और माइक्रो फाइनेंस जो है अलग से क्लास लूंगा मैं GS2 के अंदर, गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, एंड देन वी विल डू सम मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज की क्लास आई होप एवरीबडी यू नो वाज एबल टू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव?